गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इन्फज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर डिफरेंट 4 थियरीज़ को समझा और हमारे सिलेबस में क्लासिकल मैकेनिक्स है जो कि न्यूटन ने डेवलप किया था। उसके ऊपर हमने लास्ट क्लास के अंदर सेकेंड सेक्शन में हमने न्यूटन के 3 लॉ को समझ भी लिया। अब आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है जो कि फोर्स को डिफाइन करता है, उस डेफिनीशन को यूज करके नेचर में जब साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरेक्शन को फॉलो किया, अलग अलग इंटरेक्शन को रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि नेचर में जितने भी टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, नेचर में जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, उन सबको अपन 4 कैटेगरीज़ के अंदर, 4 कैटेगरीज़ के अंदर अपन उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन टाइप्स ऑफ फोर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। तो सेक्शन 3 था। फर्स्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड सेक्शन में न्यूटन के 3 लॉ हमने देखे थे और ये आपके पास थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन थर्ड के अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो डेफिनीशन निकला, उस डेफिनीशन को यूज करके नेचर में 4 बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्स को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, 4 में से कौन कौन से फोर्स होते हैं? सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक एक करके अपन सारे फोर्सेस को देखेंगे और उन फोर्सेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि मैकेनिक्स के अंदर हमें यूज होने वाला है। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो आपके पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी पॉपुलर फोर्स है और आपको इसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा फॉर श्योर। ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर भी एक छोटा सा समरी अपन यहाँ पे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, फिर से न्यूटन चलाया भाई। देखिए कि अगर आपके पास सपोज कीजिए दो पार्टिकल है, एक के ऊपर मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? r है। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि दुनिया के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के पास अगर मास होता है तो वो 2 ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। शुरुआत के टाइम पर ये जो मास जो अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल मास का फॉर्म दिया। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ में जो मास आता है उसको अपन इनर्शियल मास कहते हैं और यहाँ पर जो मास आता है बिकॉज ऑफ विच पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर उसे अपन ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। तो शुरुआत के टाइम पर दोनों मास अलग अलग डील किए जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों मास जो है वो सेम ही होता है और आज के डेट में अपन इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास को रेयरली यूज करते हैं, सिंपली अपन मास को यूज करते हैं। तो न्यूटन ने ये बोला कि दुनिया के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के पास अगर मास होगा तो बिकॉज ऑफ मास ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे m1 पर m2 फोर्स लगाता है अपनी ओर और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग m2 पर भी m1 क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को अपन लिख लेते हैं F/1 बिकॉज ऑफ 2 और इसको अपन लिख लेते हैं F/2 बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसको अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हालांकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से, पर फिर भी अपन एक यहाँ पर फॉर्मेलिटी है कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन, तो आपको पता है कि फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। 1 2 को अट्रैक्ट करेगा, 2 1 को अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड पे फिलहाल अपन फोकस करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को आपने सेम रखा है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है, r का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल थियरी है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास होता है। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला आता है, ये न्यूटन ने
काफ़ी रिसर्च किया, इसका भी अगेन कोई प्रूफ नहीं होता, दिस इज नॉट मैथमेटिकली प्रूफ्ड, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली क्रॉस वेरीफाइड बाय न्यूटन, बहुत बार क्रॉस वेरीफाई किया गया और लास्ट में ये फॉर्म आता है। यहाँ पर m1 आपको क्लियर है, पार्टिकल 1 का मास है, m2 क्या है, पार्टिकल 2 का मास है, r क्या, दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है, और यहाँ पर जो ये जो g आता है, इस g को अपन कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस g का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में आप चले जाओ, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली है, और वो वैल्यू जो है SI यूनिट के अंदर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नीचे में kg स्क्वायर था, यहाँ पे कहीं और लिख लेते हैं, पर इसकी वैल्यूज़ को कहीं और लिख लेते हैं। चलिए, इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 6.67, होपफुली आपको दिख रहा है, 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg का स्क्वायर आ जाता है। एक बार यूनिट चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये नीचे लिख नहीं रहा भाई, इसको हटाते हैं यहाँ से। इसकी वैल्यू अपन पीछे साइड लिख लेते हैं। यूनिट वगैरह आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर हो kg का स्क्वायर। नहीं, यूनिट आपको पता है, यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, शायद स्क्वायर होता है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट। चलिए, यहाँ तक ठीक है। तो न्यूटन ने सिंपली कहा कि जब भी दो पॉइंट मास आते हैं, या इनफैक्ट कोई भी दो मास आता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो फोर्स आता है, ये फोर्स काफ़ी वीक होता है। तो इट इज़ अ वीक फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इट इज़ अ वीक फोर्स। अब वीक फोर्स कैसे भाई? जैसे नॉर्मली, जैसा मैंने आपको अभी अभी समझाया, न्यूटन ने बोला जब भी दो पॉइंट या किसी भी दो बॉडी के पास अगर मास होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, टॉवल है और ये आपके पास मार्कर है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो आपको ये फील नहीं होता कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। होता है क्या? नहीं होता। इसके पीछे रीज़न ये है, जो जी की वैल्यू जो मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो जी की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। देखिए 10⁻11 के रेंज में होती है। तो 10⁻11 काफ़ी छोटी वैल्यू होती है। तो अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट आपके मिलते हैं, उसमें मास जो होते हैं वो मास 100 kg हो सकता है, 200 kg हो सकता है, सपोज ये 1000 kg भी ले लीजिए या 10⁻6 kg भी ले लीजिएगा। एक मास, सॉरी 10⁻6 ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो मास आपके पास अवेलेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इनका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किसके कंपेरेबल में? इस जी के कंपेरेबल में। और जी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो मान लीजिए अगर इसको सॉल्व करके अगर मैं 1000 भी लेके आता हूँ तो 1000 इंटू 10⁻11 करोगे तो 10⁻8 के रेंज में आ जाएगा, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू है। इसीलिए हमें डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हमें ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स फील नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर मास को अपन काफ़ी हेवी कर दें, ठीक है, अगर मास को हमने काफ़ी हेवी कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका अर्थ का मास 10⁻24 kg के रेंज में होता है। तो अगर आप मास को यहाँ पर काफ़ी हेवी कर दोगे तो 10⁻24 इंटू 10⁻11 सम सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ऑल्दो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन विजिबिलिटी या उसको फील अपन करते हैं जब वन ऑफ द मास काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, कि इट इज़ अ वीक फोर्स, एक वीक फोर्स होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मास की वजह से अगर कोई दो बॉडी आपस में फोर्स लगाता है, उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने उसके कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला दे दिया था। हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वीक होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जो कि फिजिक्स के अंदर हमें यूज होगा, वो है
जब वन ऑफ द बॉडी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर एक बॉडी आपका अर्थ हो जाए, जैसे अर्थ के ऊपर हम सभी बैठे हैं, ये आपका अर्थ है, अप्रॉक्सीमेटली स्फीयर अपन इसको ट्रीट करते हैं अर्थ को, ये आपका अर्थ हो गया, ये अर्थ है। अर्थ का मास कैपिटल M अपन ले लेते हैं और अर्थ की रेडियस अपन कैपिटल R लेके चलते हैं, ये अर्थ का सेंटर है। और जैसे मान लीजिए अर्थ का रेडियस के बारे में आपको आइडिया, अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। और नॉर्मल अगर अपन बात करें हमारी हाइट या बिल्डिंग की जो हाइट होती है वो इनफैक्ट 1 किलोमीटर भी नहीं होता है, 1 किलोमीटर से नीचे ही होता है। कहने का मतलब ये कि अपन जो फिज़िक्स डील कर रहे हैं, फिज़िक्स जो भी अपन डील करेंगे उसका जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ, यानी अर्थ के सरफेस पे ये जो आप जो हाइट देख रहे हो, ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो अर्थ के सरफेस के आसपास वाले रीजन में अगर अपन बात करते हैं तो सेंटर टू सेंटर अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टिकल यहाँ पे लिया है, यहाँ पर एक पार्टिकल लिया जिसका मास स्मॉल m दे रखा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लगभग अपन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मानते हैं, क्योंकि ये जो हाइट होती है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होती है। कब किसके कंपेयर में? रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इस m पर बात करूँगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस स्मॉल m पर एक फोर्स लग जाता है और एक्शन रिएक्शन पेयर से अर्थ पर भी एक फोर्स लग जाता है। ठीक है, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, वो अभी अभी हमने देखा क्या होता है, G कैपिटल M यानी M1 M2 अपॉन R², यानी उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर अपन आगे जब अपन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन हमें पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, क्लास 11th का ही एक चैप्टर है इनफैक्ट ग्रेविटेशन, लेकिन वो बाद में आएगा। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ग्रेविटेशन का यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ को यहाँ पर जो अपन डिस्टेंस देखते हैं वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं। क्यों देखते हैं, इसके ऊपर अपना डिस्कशन होगा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, कि अर्थ को अपन उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस फोर्स, देखेंगे इसके ऊपर। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स आ जाता है वो Gm अपॉन R² आ जाता है। इस फोर्स को देखने का एक दूसरा अंदाज, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जब आप मास कैपिटल M दैट इज मास ऑफ अर्थ रेडियस का स्क्वायर को अपन इकट्ठे एक साइड रखें और ये आपके पास स्मॉल m आ गया। यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 × 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ पता है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर है। तो ये सारी वैल्यू जो आप यहाँ पे रखते हो तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाती है, उसी वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू आती है इसी को अपन लिखते हैं स्मॉल g, और स्मॉल g का नाम क्या है भाई? स्मॉल g का नाम है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में करते हैं तो आपके पास ये जो फोर्स आ जाता है कितना आ जाता है, m × g आ जाता है। g को अपन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसको अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपन कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ के आसपास, ठीक है, आसपास इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस जो होना चाहिए वो लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होना चाहिए। तो अगर अपन अर्थ के आसपास मूव करते हैं तो अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर, यानी अगर मैं पार्टिकल को यहाँ पे लेता हूँ तो उसको अपनी सेंटर की ओर खींचता है, यहाँ पे लेके जाता हूँ तो अपनी सेंटर की ओर खींचता है। तो सेंटर की ओर खींचता है और वो जिस कांस्टेंट फोर्स से खींचता है उसी को अपन m × g कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी इस चीज़ को आप काफ़ी पॉपुलर है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं वो नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, अब आपके मन में यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, सर ये तो आपने सही किया, ये वाला फोर्स mg है, यानी पार्टिकल पे लगा दिया, पार्टिकल नीचे गिर रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन फोर्स आएगा किसके ऊपर लगेगा, अर्थ के ऊपर लगेगा, वो भी तो mg लगेगा। इस फोर्स का क्या, तो ये जो फोर्स होता है नो डाउट अर्थ के ऊपर लगता है, लेकिन इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, F/m, और आपने F यहाँ पे निकाला है mg, और यहाँ पे अर्थ के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अर्थ के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्मॉल m जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू कैपिटल M नॉर्मल।
तो ये वैल्यू काफ़ी कम होती है और ये वैल्यू टेंड्स टू आपके पास लगभग 0 के आसपास होती है। कहने मतलब ये है कि फोर्स दोनों पार्टिकल पे लग रहा है, पार्टिकल के ऊपर और अर्थ के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन पार्टिकल में एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास विजिबल होता है। यहाँ पे आप मास से डिवाइड करोगे, जी आ जाएगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, एक अच्छी खासी वैल्यू है, यानी ये एक्सेलरेट ठीक ठाक करता है, लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए अपने को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अर्थ ऊपर की ओर मूव होता हुआ नहीं दिखाई देता, पर रैदर ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर ऑब्जेक्ट नीचे जाता हुआ जरूर दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, याद रखिएगा। और फिजिक्स के अंदर फिलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, यानी कि अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर अपने को mg फोर्स दिखाना है टुवार्ड्स सरफेस यानी सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ तक ये आपका पहला ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया। डिटेल में अपन और बात करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर फिलहाल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो मास की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मुलेशन न्यूटन ने किया था। उसी तरीके से दूसरे टाइप ऑफ फोर्स पे चले आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, वो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये चार्ज की वजह से होता है। इस तरीके से मास की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी तरीके से चार्ज की वजह से जो अट्रैक्टिव या यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी होता है उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जिस तरीके से न्यूटन ने दो मास के बीच अट्रैक्टिव फोर्स को फॉर्मुलेट किया था, उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास कूलम्स लॉ आता है। कूलम अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ये कहता है, क्या कहता है भाई, कि अगर आपके पास सपोज कीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को अपन q2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर बनाया, ये आया भी, ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास ये दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन अगर R आप लेते हो तो अगेन इनके बीच एक फोर्स लगता है। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये आपने पहले से पता होगा कि अगर ये अपोजिट नेचर के होते हैं, यानी कि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, मास का कोई टाइप नहीं होता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन चार्ज के नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों चार्ज का नेचर सिमिलर होगा यानी दोनों आइदर पॉजिटिव या आइदर निगेटिव होंगे तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे रिपल्सिव मान के चलता हूँ। इसको अपन कहते हैं फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और इसको अपन कहते हैं फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। और यहाँ पर जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन बात करें तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही रहने वाला है। और जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर भी जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। वहाँ पर क्या था, G M1 M2 अपॉन R², यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R²। K को अपन फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू SI यूनिट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻9 होती है। क्या होती है SI यूनिट में? इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ के आसपास होती है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो जस्ट, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कब अट्रैक्टिव होगा? जब अपोजिट हो गए नेचर, और रिपल्सिव कब होगा? जब सेम हो गए। तो अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर रिपल्सिव भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ था। और मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसको अपन इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, यानी ये वाला फोर्स कहते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। क्लास 12 के अंदर अपन मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्लास 11 के लिए बस आपको इतना याद रखना है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्स फोर्स भी होते हैं, कूलम्स लॉ भी होते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन इनफैक्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि क्लास 12 का टॉपिक है, इसके अंदर अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना ही आपके लिए ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 2-3 नोट करने वाले बात है, इसको भी अपन नोट करें। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। किससे कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन, इससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, नो डाउट।
तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल के की वैल्यू आप कैपिटल के की जो वैल्यू है दैट इज फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में होती है। 10⁻⁹ वहाँ पे देखिए 10⁻⁻11 थी जो कि काफ़ी कम वैल्यू है, यहाँ पे 10⁻9 जो कि ठीक ठाक वैल्यू है। तो कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और यहाँ पर एक और बात, इट इज़ अट्रैक्टिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों चीज़ हो सकता है। तो आप यहाँ से इसको कर लीजिए रब। इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख लिया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। तो अपन फोर्स तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में देख ही लिया था। सेक्शन 3 के अंदर आज हमने टाइप्स ऑफ फोर्स स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने देख लिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं जो कि बार बार मैकेनिक्स के अंदर आएगा, और इनफैक्ट पूरा का पूरा मैकेनिक्स उसी पर बेस्ड रहता है। तो उन फोर्सेस को अपन एक एक करके देखते हैं। तो अभी एग्जाम्पल्स देखने वाले किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच चार्ज होता है, अपने को पता होता, उनके बीच लगते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि मैकेनिक्स के लिए रेलिवेंट होने वाला है, वो अपन देखने वाला है। एग्जाम्पल्स उसी के अंदर आता है, सेकंड के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सेक्शन हो गया, सेकंड के अंदर हो गया। अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं ए नंबर एग्जाम्पल्स के अंदर। सबसे पहले अपन बात करेंगे टेंशन इन ए स्ट्रिंग। ये टेंशन को समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत टेंशन हो जाएगा। टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये टेंशन फोर्स बार बार आएगा। अब ये टेंशन क्या होता है उसको यही समझ लेते हैं। व्हाट इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग? ठीक है, समझते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होता है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। व्हेनेवर वी टॉट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी हो सकता है, रोप भी हो सकता है। Whenever we taught a string, comma, intermolecular distance increases and a restoring force act on molecules, या एटम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्रक्चर है। एक्ट ऑन मॉलिक्यूल्स टू bring them to their original bond length position। बॉन्ड लेंथ यानी जहाँ पर बॉन्ड बनते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच, बॉन्ड लेंथ पोजीशन। दिस restoring force is called टेंशन। क्या बोलेंगे इसको? टेंशन बोलेंगे, जिसको समझने में भलाई है। समझते हैं, इस पे आएंगे अपन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इस पे समझते हैं क्या बोला मैंने। जैसे मान लीजिए आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। मॉलिक्यूल से मिलकर हर चीज़ बनता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होते हैं और निगेटिव भी चार्ज होते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया,
बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी तरीके से इसके बाद बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जब अपन दो मॉलिक्यूल की बीच की फोर्स की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा, जैसे बहुत ही सिंपल केस मैंने लिया, दो लिया, तो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये माइनस माइनस चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये प्लस प्लस चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये प्लस और माइनस आपस में कैसे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ये प्लस और ये माइनस आपस में कैसे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल के बीच अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और सिमिलर चार्ज होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स भी होता है। ठीक है, तो अगर आपने दो मॉलिक्यूल लिया तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, कभी कभी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है, कभी कभी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है। और इसको स्टडी किया था, साइंटिस्ट थे आपके लेनार्ड जोन्स। पोटेंशियल ग्राफ होता है वो आपको फिर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा, अपन भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर। फिलहाल लेनार्ड एंड जोन्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको मैं दूसरे पेज पे पहले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये बताया कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बहुत अधिक होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर, एक आपके पास ये मॉलिक्यूल इसको फिक्स कर लिया है और दूसरा मॉलिक्यूल काफ़ी दूर है। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी दूर होते हैं तो क्या होता है, फोर्स जो लगता है वो कैसा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है कब, जब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई। ठीक है, फिर जब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, जैसे जैसे आप इसको करीब लेते आए हुए, इस मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को अपन करीब लेते हुए आ रहा है, तो एक ऐसा टाइम आया कि इस पर फोर्स जीरो हो जाता है, यहाँ पर फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और इस समय इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर आप करीब लेते लेते आ रहे हो, तो शुरुआत में इनके आपस में जो फोर्स लगेंगे वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। फिर अट्रैक्टिव फोर्स आते आते अट्रैक्टिव कम होते एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के बीच ऑन एन एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, जीरो होता है। यानी जितना अट्रैक्टिव उतना रिपल्सिव, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और उस समय ही बॉन्ड बन जाता है, उस समय मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो जाता है। लेकिन समहाउ अगर मैंने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को और कम कर दिया तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है और नेट फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव होता है। यानी ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दो मॉलिक्यूल स्टेबली आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा अगर आपने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाया तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और अगर बॉन्ड लेंथ से अगर आपने डिस्टेंस को कम कर दिया तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर मैंने सपोज कीजिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा, तो दोनों पे कैसा लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो मॉलिक्यूल को बॉन्ड लेंथ पोजीशन पे यानी कि स्टेबल पोजीशन पे लाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो फोर्स आता है, जैसे मॉलिक्यूल आपके ऑब्वियसली जब यहाँ पर थे दो मॉलिक्यूल तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको खींच दिया तो खींचने से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो हो गया वो डोमिनेट करने लगा। और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, मॉलिक्यूल को उतने ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ पोजीशन पे लाने की टेंडेंसी रखता है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को अपन क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग में मैंने क्या लिख रखा, व्हेनेवर वी टॉट, खींचते हैं, धागा रस्सी जो भी हो रोप उसको अपन खींचते हैं। व्हेनेवर वी टॉट अ स्ट्रिंग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं वो नॉर्मल अगर आप नहीं खींचते हो, यानी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पर है तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होता है। लेकिन जब अपन उसको खींचते हैं तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज एंड रिस्टोरिंग
फोर्स एक्ट्स ऑन अ मॉलिक्यूल टू ब्रिंग देम टू देयर ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ पोजीशन। अगर आप उसको खींचते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जो क्या करता है मॉलिक्यूल को उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को या ऐसी रीस्टोरिंग फोर्स को अपन क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो फोर्स लगते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल आते हैं, इसलिए अपन इसको एग्जाम्पल टेंशन को इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, इनफैक्ट इस चीज़ को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं, फिजिकली एक अपन फिजिकल मॉडल बनाते हैं जिससे आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। वो ये मॉडल बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है और इसके बीच अपन क्या लगा देते हैं, एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये बस फिजिकल मॉडल है, ऐसा नहीं कि वाकई में स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग पहले अपने नेचुरल लेंथ पे था, फोर्स 0 था। जब अपन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की ओर खींच के लेके जाएगा। उसी तरीके से अगर अपन इसको कंप्रेस कर देंगे तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि इसको वापस अपने बॉन्ड लेंथ पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो फोर्स आता है ना, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ध्यान में रखिएगा। स्ट्रिंग को अपन टॉट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रिंग जो होती है, रस्सी जो होती है, आपके पास जो रस्सी है, ठीक है, इसको अगर आप दोनों एंड से पकड़ के खींच दोगे तो ये टॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रिंग इज ऑलवेज कैसा होता है, टॉट पोजीशन में होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमेशा वहाँ पे बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते। तो हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए टेंशन जो फोर्स होता है वो हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रोप था, आपके पास यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस था वो कैसा था, नॉर्मल था, लेकिन आपने इसको पकड़ के खींच दिया। आपने क्या किया, उसको पकड़ के एक इधर से खींचा और एक इधर से खींचा, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और किसी भी एक पोर्शन पे अगर आप फोकस करोगे तो उस पोर्शन पे क्या करता है, उस मॉलिक्यूल पे या उस पोर्शन पे अगर अपन बात करेंगे तो उस पर हमेशा, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँगा तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, या इस वाले पोर्शन की बात करूँगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो हमेशा जो अट्रैक्टिव जो होता है नेचर, उसी को अपन क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, लॉजिक फंडा काफ़ी सिंपल है। आपने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगा है जो कि मॉलिक्यूल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही अपन क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो टेंशन जो होता है हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, टेंशन के रिगार्डिंग 2 पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, मतलब हमेशा खींचता है, पुश नहीं करता। जैसा कि मैंने समझाया आपको, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, रस्सी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी रस्सी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके उसका फिजिकल कंस्ट्रेंट है, वो इस तरीके से फिजिकली वो बनाया हुआ है कि आप उसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कंप्रेस मतलब कम नहीं कर सकते, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते, रैदर उसको खींच कर टॉट करके आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाते हो और हर मॉलिक्यूल पे क्या लगता है, फोर्स। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको बाजू वाला भी मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचेगा और ये वाला भी मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचेगा, तो किसी एक साइड का जो फोर्स होता है दूसरे साइड का भी फोर्स लगभग वैसा ही होता है। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स आ गया आपके पास। ठीक है, तो टेंशन हमेशा पुल करेगा। दूसरी बात ये है कि टेंशन के पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये जो फोर्स आता है इसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक रोप ले लिया, रोप के किसी भी पोर्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में रखा हुआ है। तो आप ये K(Q1Q2)/R² फार्मूला भी आप लगाओगे ना तो बहुत सारे पेयर आएंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। आप इन जनरल उसके कोई भी एक रिजल्टेंट फार्मूला आप डेवलप नहीं कर सकते हो। तो टेंशन फोर्स डू नॉट हैव एनी फार्मूला, कोई भी इसका कोई फार्मूला नहीं होता। हालांकि इसकी वैल्यू अपन न्यूटन लॉ लगा से कैलकुलेट कर सकते हैं ज़रूर, पर इन जनरल इसका खुद का कोई फार्मूला नहीं होता है। और तीसरी बात ये होता है टेंशन
इन मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग को अपन आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं, मासलेस स्ट्रिंग को अपन क्या कहते हैं, आइडियल स्ट्रिंग, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। मतलब एक ऐसा धागा, एक ऐसा रस्सी, एक ऐसा रूप जो कि मासलेस है। प्रैक्टिकली ब्लॉक वगैरह या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर मास काफ़ी कम है तब की बात करें अपन, टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग इज सेम एट, टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग दैट इज आइडियल स्ट्रिंग इज सेम एट, नेक्स्ट पेज, ईच पॉइंट, ईच पॉइंट या एवरी पॉइंट लिख लीजिए, बढ़िया ग्रामर थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, एवरी पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्यों ठीक है समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोप है, एक रोप है और रोप कैसा है, मासलेस है। रोप अगर नॉर्मली ऐसे ज़मीन के ऊपर पड़ा होगा तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं आएगा, क्यों, नॉर्मली अगर वो पड़ा हुआ है तो इसके जो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ वाला लेंथ होगा। बॉन्ड लेंथ वाला लेंथ होगा तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ऑन एन एवरेज फोर्स कितना होता है, 0 होता है, तो टेंशन फोर्स नहीं होगा। रोप को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते, इसलिए टेंशन रिपल्सिव भी नहीं होता, यानी पुशिंग इन नेचर नहीं होता। तो आपने क्या कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर फोर्स लगाया और यहाँ पर फोर्स लगाया, फिलहाल सेम फोर्स लगाते हैं सो दैट ओवरऑल मोशन कभी कहीं कर रहे नहीं, तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक क्रॉस सेक्शन लेके चलता हूँ, तो टेंशन फोर्स क्या है वो समझिए। ये जो क्रॉस सेक्शन है वो रोप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, एक रोप का लेफ्ट पार्ट, रोप का राइट पार्ट, और इसके जस्ट आजू बाजू मॉलिक्यूल्स के लेयर होंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। इधर भी मॉलिक्यूल के लेयर होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल के लेयर होंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, इस फोर्स लगाने से बढ़ गया। फोर्स लगाने से बढ़ गया तो ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींचेगा, इस वाले भी इसको अपनी ओर खींचेगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट वाले राइट वाले को खींचता है तो राइट वाला भी लेफ्ट वाले को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो फोर्स एक साइड का आता है उसी को अपन टेंशन कहते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर से ये भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए कभी कभी आपके आगे चल के ऐसा रोप होगा तो अपन यहाँ पे टेंशन टी लिख देते हैं। टी लिखने का मतलब ये है कि इस क्रॉस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट जो मॉलिक्यूल है और इस क्रॉस सेक्शन के जस्ट जो राइट वाला मॉलिक्यूल है, यानी इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ चुका है तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि पुलिंग इन नेचर होता है, एक पार्ट दूसरे को हमेशा खींचता है अपनी ओर। ठीक है, समझ में आया है। ये इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि स्प्रिंग इलोंगेटेड हो गया और आप उसको खींच रहे हो। तो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर टेंशन टी होता है तो यही टेंशन यहाँ पर भी होगा, दूसरे क्रॉस सेक्शन पर भी होगा। यही इस पॉइंट का कहने का मतलब है। क्या मैंने है, एक बार और रीड कीजिए, सेकेंड वाला, थर्ड वाला पॉइंट, टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग दैट इज आइडियल स्ट्रिंग इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर यहाँ पर टेंशन टी है, यानी टेंशन टी है मतलब इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एक सेक्शन जो दूसरे सेक्शन पे लगा रहा है वो अगर टी है तो यहाँ पर भी टी ही होना चाहिए। इसको अपन इस तरीके से प्रूफ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेंशन टी डैश हो गया। टी डैश कहने का मतलब ये हो गया कि इसके आसपास वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को मान लीजिए अलग अलग, यानी लेफ्ट वाले राइट वाले को अपनी ओर खींच रहा है और इनका रिजल्टेंट जो है वो टी डैश है। और उसी तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर से ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, इसका भी रिजल्टेंट कितना है, टी डैश है। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया, ठीक समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर प्रूफ ये करने वाला हूँ कि टी और टी डैश जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा, टी और टी डैश सेम होगा। टी और टी डैश को सेम करने के लिए अपन एक दूसरा सेक्शन लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन है, ये रोप का मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया येलो वाले के अंदर। अब इस मुझे पता है कि ये मासलेस है, ये क्या है, मासलेस है यानी आइडियल है। तो अगर आप इस पोर्शन की बात करोगे तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है,
रिजल्टेंट फोर्स ये तो अंदर वाले फोर्सेस है, अंदर वाले फोर्स को अपन नहीं देखते। अगर मैंने इस बॉडी को एज अ 1 यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर यानी रोप का वो हिस्सा जो कि इसके अंदर है, उसको अगर मैंने 1 यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो इस पर बाहर वाला फोर्स कौन सा लग रहा है? एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। यानी इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? चूंकि वेक्टर है फोर्स, तो टी डैश को अगर मैं पॉजिटिव बोलता हूँ तो टी को निगेटिव बोलना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं F = m। इस पे लगाएंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, इस पे लगाएंगे। F क्या है आपके पास? T डैश माइनस ऑफ T, और मास तो है ही नहीं, इस रोप के पास मास है ही नहीं, तो मास हो गया 0, यानी कि ये हो गया 0। यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो T डैश की जो वैल्यू होगी वो T के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मासलेस स्ट्रिंग टॉट है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो सेम होगा। टेंशन हर पॉइंट पे कितना होगा? सेम होगा। हर पॉइंट पे टेंशन का मतलब फिजिकली मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ पे टेंशन T है, इसका मतलब क्या है? इसके जस्ट आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने इसको टॉट कर दिया है। तो जिस कॉमन फोर्स से एक दूसरे के पार्ट को खींचते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। मेरे हिसाब से अब आपके पास टेंशन क्लियर हो गया होगा। टेंशन इन ए स्ट्रिंग क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। तो ये पहला एग्जांपल था A नंबर का, वो आपका ख़त्म हो गया। हाँ, कहाँ गए? ये A नंबर, ये आपका टेंशन हो गया ख़त्म। अब अपन बात करते हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग के बाद अपन बात करेंगे, अब बात करेंगे फोर्स इन स्प्रिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्स बी पोर्शन, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक दूसरा एग्जांपल है जो कि फिजिक्स के में बार बार आता रहता है। वो आता है फोर्स इन अ स्प्रिंग। फोर्स इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग फिजिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो और इलोंगेट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को अपन नॉर्मली हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इस तरीके से स्पाइरल है ये ऐसा आपके पास स्प्रिंग दिखता है। समझने के लिए एक सिचुएशन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। स्प्रिंग के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया और दूसरा एंड यहाँ पर फ्रीली रखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो? स्प्रिंग को मान लीजिए इलोंगेट कर दिया। आपने क्या कर दिया? स्प्रिंग को खींच दिया, इलोंगेट कर दिया यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। इस समय जो लेंथ था स्प्रिंग का उसको अपन L कह रहे हैं, और L को अपन कहते हैं नेचुरल लेंथ पोजीशन। क्या कहते हैं इसको अपन? नेचुरल लेंथ पोजीशन, या इसको सिंपली NLP भी कहते हैं। तो ऊपर वाला जो स्टेट है ये NLP स्टेट है। क्या है ये? NLP स्टेट है। और नीचे वाला ये वाला स्टेट क्या है? ये ऊपर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। और ये वाला क्या कौन सा स्टेट है? इलोंगेटेड स्टेट है। इलोंगेटेड स्टेट है ये, यानी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और स्प्रिंग की लंबाई क्या हो गई? खिंच गई। ये नेचुरल लेंथ से मान लीजिए आपने इसको x यूनिट खींचा था। कितना यूनिट खींचा था? x यूनिट खींचा था। फिलहाल इसको ऑरिजिन बना लेते हैं। तो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया क्या कि अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचते हैं तो यहाँ पर एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, और ये इंटरनल फोर्स क्या करता है? आपको अपोज करता है, और यही स्प्रिंग लगाता है। इस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। यानी आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो स्प्रिंग भी आपको खींचेगा। और इस स्प्रिंग फोर्स को बेसिकली ये क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स है। और ये आता क्यों है? ये आता है बिकॉज आपने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज कर दिया है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाइए। आपने क्या किया है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज कर दिया, इनफैक्ट बढ़ा दिया है। ओहो हो, कट हो रहा है। अरे ये कट वाला सिंबल ये ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए, तो अपन क्या करते हैं? इसको खींच दिया है, तो खींचने के बाद क्या करता है? यहाँ पर एक इंटरनल फोर्स आ जाता है जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल लग रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। और ये स्प्रिंग जो होता है
ये आप अगर आपने ऑरिजिन बनाया है और ये अगर आपका फ्री एंड है तो फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है, ये आपका एक्स है। तो प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो एफ होता है यानी स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन वाइज उल्टा है। देखिए एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड इस डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट से राइट है एक राइट से लेफ्ट है, तो इसलिए वेक्टर साइन अगर मैं देखूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। और ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा इलोंगेट करोगे, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी एफ जो होता है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको अपन कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको अपन? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज, ये कहाँ से है? ये प्रैक्टिकली आया, मैं नहीं बनाया हूँ, दिस इज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आया है। और के को अपन क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन डायमेंशन एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है? स्टील का बना है, एल्युमिनियम का बना है, किससे बना हुआ है? नेचर ऑफ मटेरियल से डिसाइड होता है। और उसका डायमेंशन क्या है, यानी उसका खुद का नेचुरल लेंथ कितना है, ठीक है ना, जिस स्प्रिंग मटेरियल का डायमीटर कितना है, ओवरऑल स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। हालांकि वो ज़्यादा एक्सप्रेशन अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, छोटा सा एक्सप्रेशन अपने सिलेबस के अंदर है, वो जरूर अपन डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप खींचोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आपने चेंज कर दिया और फिजिकली इस तरीके से स्प्रिंग बनाया गया है कि एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है। ये भी फंडामेंटली कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। उसी तरीके से अनलाइक स्ट्रिंग जिसको हमेशा अपन खींच सकते थे, हमेशा टॉट कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग को अपन कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया समहाउ यहाँ तक, ये आपका एनएलपी पोजीशन है, और इधर मैंने फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस कर दिया। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता हुआ यहाँ पर फिर से स्प्रिंग फोर्स आ जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड है, आपकी बार एक्स इधर है। और यहाँ भी बिल्कुल वही केस होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो एफ एस इस डायरेक्शन में, एक्स इस डायरेक्शन में। यहाँ भी आपका एफ एस जो है इस डायरेक्शन में, एक्स इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट सेंस में होता है, एफ एस और एक्स हमेशा अपोजिट सेंस में होता है। और यहाँ पर भी एक्स जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। ये फोर्स कहाँ से आया, ये फोर्स क्यों आया? ये इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ किसके अंदर? स्प्रिंग फोर्स के अंदर। क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि आपने उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज कर दिया है, और वो सिस्टम चाहता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को अक्वायर करे, ओरिजिनल लेंथ को अक्वायर करे। तो उसके लिए वो आपको अपोज करेगा, और जो जिस फोर्स से वो अपोज करता है उसी को अपन स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और फिर से जितना ज़्यादा एक्स होगा, जितना ज़्यादा उसमें कंप्रेशन, आपने डिफॉर्मेशन लाया हो, उतना ज़्यादा ये फोर्स जनरेट होगा। और यहाँ पर भी यही चीज़ वैलिड होने वाला है कि एफ एस जो होता है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विथ नेगेटिव साइन। यहाँ भी एक्स की डायरेक्शन एफ एस की डायरेक्शन अपोजिट सेंस में है, और यहाँ भी यही फॉर्मूला लगने वाला। कहने का मतलब ये फॉर्मूला जो है वो कंप्रेस्ड एज वेल एज इलोंगेटेड स्टेट में लगेगा। ये आपके पास कंप्रेस्ड स्टेट है, ये आपके पास कंप्रेस्ड स्टेट है। कंप्रेस्ड स्टेट हो या इलोंगेटेड स्टेट हो, दोनों में ये फॉर्मूला आप लगाओगे। यहाँ पे आप एक्स को लिख सकते हो, ये क्या है? इलोंगेशन और कंप्रेशन। इलोंगेशन नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं इलोंगेशन। होपफुली आपको दिख रहा होगा, इलोंगेशन और कंप्रेशन। नहीं होगा तो आप लिख लीजिए इसको, इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों है। ये कट कर लेते हैं। इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों हो सकता है, ठीक है। और फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, ठीक है। तो अनलाइक स्ट्रिंग जिसको हमेशा आप टॉट करते थे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था, यानी टेंशन फोर्स हमेशा पुल करता था, यहाँ पर पुल के साथ साथ पुश भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इलोंगेटेड स्टेट में हमेशा पुलिंग होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इलोंगेटेड स्टेट में स्प्रिंग जो होगा वो पुल करेगा किसको? एक्सटर्नल एजेंट को। और कंप्रेस्ड स्टेट में क्या करेगा? ये पुश करेगा किसको? एक्सटर्नल एजेंट को, ठीक है। नोट हो गया। इससे रिलेटेड भी अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर बात की थी।
पॉइंट नंबर 1, तो वहाँ पे हमने क्या बात किया था, टेंशन फोर्स डू नॉट हैव एनी फॉर्म, नहीं क्या था, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टेंशन फोर्स, सॉरी स्प्रिंग फोर्स, इसको अपने को लिखना पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स। हट जा, नहीं हट रहा, हट जा, हाँ हटा। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स may be, spring force may be pulling और पुशिंग, यानी ये पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है। पुल कब करेगा, जब स्प्रिंग आपका इलोंगेटेड स्टेट में होगा। पुश कब करेगा, जब स्प्रिंग आपका कंप्रेस्ड स्टेट में होगा। तो स्प्रिंग फोर्स में भी पुलिंग और पुशिंग, यानी ये स्प्रिंग से यानी कि टेंशन से अलग है। स्प्रिंग फोर्स हैव फॉर्मूला, इसके पास फॉर्मूला होता है, टेंशन फोर्स के पास फॉर्मूला नहीं होता है। सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे चल के यही छोटी छोटी बातें जो होता है वो बच्चे को दिक्कत क्रिएट करता है, और वो आपके साथ ना हो, इसके लिए एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स हैव फॉर्मूला। तीसरी बात यह था, जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होता है, अगर रोप मासलेस होता है, तो हर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन सेम होता है। क्रॉस सेक्शन पे टेंशन का मतलब समझ में आया ना, क्रॉस सेक्शन के आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही टेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास स्प्रिंग मासलेस होता है तो हर क्रॉस सेक्शन पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो सेम होता है, हर क्रॉस सेक्शन पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो सेम होता है। आप बिल्कुल उसी तरीके से डिटो प्रूव कर सकते हो, स्प्रिंग फोर्स का किसी भी एक सेक्शन पे बात कर सकते हो। मासलेस होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 हो गया, यानी नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वही इस डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। तो उसी मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा, फॉर मासलेस यानी आइडियल स्प्रिंग की बात करेंगे, फॉर मासलेस, या आप कह सकते हो आइडियल स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इज सेम, स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग, एट एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग। ध्यान में रखिएगा, हर फोर्स के रिगार्डिंग आपको दो बॉडी का होना ज़रूरी है, एक बॉडी जो फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी जिस पे फोर्स लगता है। जब टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन किसी एक क्रॉस सेक्शन पे होता है, तो लेफ्ट वाला राइट वाले पे फोर्स लगा रहा है, राइट वाला लेफ्ट वाले पे फोर्स लगा रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसी को टेंशन कहते हैं। स्प्रिंग में भी वही होता है, अगर स्प्रिंग के एंड पे चले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल एजेंट पे फोर्स लगाता है, बीच में चले जाओगे तो एक क्रॉस सेक्शन एक वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट पे लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स के लिए हमेशा दो बॉडी का होना ज़रूरी है, एक बॉडी जो फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी जिस पे फोर्स लगता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर से बराबर होते हैं। तो फॉर मासलेस या आइडियल स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग। एक और बात यहाँ पे बताना जरूरी है, वो ये है कि जो फोर्स कांस्टेंट आया या जो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो बात अपन कर रहे थे, कहाँ गए भाई, निकलो, ये वाली, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट आता है के जो होता है वो नेचुरल लेंथ के, इस नेचुरल लेंथ यानी कि जब इसमें कोई भी ना इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, उस समय जो लेंथ होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट, और आपके सिलेबस में ये फैक्ट जान लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिकली। हालांकि इस चीज़ का आप मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो, इस चीज़ को कब प्रूफ करोगे, जब आप बीटेक वगैरह में जाओगे तब इसका प्रूफ वगैरह आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत। हालांकि यहाँ पर भी अपन एनालॉजी बिठाएंगे आगे चल के, फिलहाल प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकली हटा ही दो, यहाँ से दूसरा वर्ड अपन यूज कर लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट K is inversely proportional to, लिखते चलिए, बोल भी रहा हूं मैं,
राइटिंग थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाती है बीच बीच में। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। छोटा छोटा बात है, इसको आप बस नोट करते रहिए। आगे एक एक फैक्ट जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ सबका इस्तेमाल होने वाला है। नेचुरल लेंथ एल, यानी दैट इज के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। ठीक है, ये चीज़ फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स आपका खत्म हो गया। अपन कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, फटाफट रिकॉल कीजिए। अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्स, सेक्शन नंबर 3, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था बेसिकली 4 टाइप के फोर्स होते हैं। पहला आपके पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो कि मैकेनिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल या ए नंबर हमने देख लिया, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, और दूसरा एग्जाम्पल भी हमने जस्ट अभी कंप्लीट कर लिया, वो क्या है आपके पास, स्प्रिंग फोर्स। थर्ड पोर्शन या थर्ड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नाम ही बता रहा भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सरफेस हैं, आपके पास 2 सरफेस है, ये ए सरफेस हो गया और ये आपके पास बी सरफेस है। 2 सरफेस है, एक ए दूसरा बी, और दोनों का आप क्या कर रहे हो, बहुत 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 पास लेके जा रहे हो। तो जब आप बहुत 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 पास लेके जाते हो तो क्या होता है, ए के पास भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज है। उस तरीके से बी के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे निगेटिव चार्ज, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम। जब आप पास लेके जाते हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और उस समय ए के मॉलिक्यूल्स बी पर और बी के मॉलिक्यूल्स ए पर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स इन जनरल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ए का बी का खुद में चेंज हो रहा होता है। कोई भी चीज़ रेस्ट पे तो है नहीं, ओरिएंटेशन चेंज हो रहे हैं, बी का भी चेंज हो रहा है। लगभग इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी पे। यहाँ पर अगर आप इसमें फंडामेंटली के Q1 Q2 अपन R² लगाकर सॉल्व करने जाओगे कभी भी सॉल्व नहीं होता है। और इन जनरल अपन ये कहते हैं कि ए और बी जब भी आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट हालांकि मैंने यहाँ बनाया नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन की मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जब ए एंड बी बहुत आपस में करीब आ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल, एक बॉडी का मॉलिक्यूल दूसरे बॉडी के मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि कूलम्ब्स लॉ वाला जो फोर्स लगाते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्स लगते हैं, लेकिन फंडामेंटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो बी जो ए पर फोर्स लगाता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो इन जनरल अपन ये कहते हैं कि बी जो इन सारे मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, सारे जो मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो बी जो है ए पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उसको अपन कहते हैं FC यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर बी ए पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है तो न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग ए पर भी फोर्स, बी ए पर फोर्स लगाया तो ए बी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है, अपोजिट सेंस में। एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक फोर्स ए पे लग रहा है, दूसरा फोर्स बी पे लग रहा है। बढ़िया यहाँ तक, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 टाइप होते हैं, इस कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 टाइप होते हैं। समझ में आना, थ्योरी तो आप लिख लोगे ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वन बॉडी apply force on molecule of second body, and in general we cannot predict the value of these forces, but in general we can say this type of force act on each other। अब इस फोर्स के फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको मैं फर्स्ट और सेकंड करके लिख रहा हूँ। पहला होता है आपके पास नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स। अभी नॉर्मल फोर्स क्या है, अभी नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ए को यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो ये जो फोर्स आया ए का, उस फोर्स को अपन 2 कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। इस फोर्स के अपन क्या कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास कॉमन सरफेस है, ये आपके पास कॉमन सरफेस है, इस कॉमन सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी FC यानी ए पर जो फोर्स लग रहा है उसका जो कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यानी सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का, उसी को अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, it is component of contact force, it is component of contact force, perpendicular obviously normal, perpendicular
टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ 2 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट वो अपन देखते हैं, चलते हैं कि नॉर्मल फोर्स के पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नॉर्मल फोर्स डू नॉट हैव एनी, खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हालांकि न्यूटन लॉ से अपन इसको आगे चले कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। नॉर्मल फोर्स डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्मल फोर्स जो होता है हमेशा पुश करता है, यानी बी जो ए पर जो फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो हमेशा इसको क्या करेगा, पुश करेगा। मतलब बी ए को हमेशा पुश करेगा, बी जो होगा ए को हमेशा पुश करेगा, कभी खींचेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉर्मल फोर्स जो होता है हमेशा नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, नहीं लिख रहा नहीं लिख रहा नहीं लिख रहा। दूसरा पेज निकालते हैं, इसको कट कर लिया। दूसरा पॉइंट दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग, ऑलवेज क्या करेंगे, वो पुश करेंगे, बस पुशिंग इन नेचर होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, नोट कर लिया, बढ़िया। चलिए उसी तरीके से देखिए B जो है वो A को पुश इधर कर रहा है, उसी तरीके से आप B पर जो फोर्स लग रहा है एक्शन रिएक्शन पे, तो आप उसके भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे इस फोर्स का भी आप इधर कंपोनेंट कर लोगे, अगर एक को आप प्लस कह रहे हो तो दूसरे को माइनस कह लो, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो आप वेक्टर फॉर्म में दिखा लो। नीचे वाला फोर्स किस पे लग रहा है, B पे लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है। B A को पुश कर रहा है, A भी B को पुश कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पे रहा है। ठीक है, तो ये दो नॉर्मल फोर्स की कहानी हो गई। तो याद रखिएगा मैकेनिक्स के अंदर जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक बॉडी दूसरे को पुश करता है सरफेस के परपेंडिकुलरली, दूसरा भी पहले को पुश करता है सरफेस के परपेंडिकुलर ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। भाई आपके पास ये फोर्स था, फोर्स का एक कंपोनेंट तो आपने ब्रेक कर लिया, लेकिन इसका एक दूसरे कंपोनेंट भी तो होंगे, इसका दूसरा कंपोनेंट भी तो होगा। उस कंपोनेंट को अपन क्या कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट को अपन किस कलर से दिखाएं, किस कलर से दिखाएं, दिखा लेते हैं, रेड से दिखाते हैं। तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो इधर आता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फ्रिक्शन, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ उसी तरीके से आप इसके भी कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल। तो ये फर्स्ट आपने देख लिया है। सेकेंड अपन दूसरे पेज पे देखते हैं, सेकेंड नंबर फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का ही ले लिया ये। तो सेकेंड नंबर देखते हैं अपन, कांटेक्ट फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको अपन कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन के ऊपर हमारा डिटेल डिस्कशन होगा बाद में, अभी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फ्रिक्शन नॉर्मल जितना या टेंशन जितना सिंप्लीफाइड नहीं होता है कि मैं उसको 10-15 मिनट के अंदर समेट सकूं। फ्रिक्शन को समझने के लिए अपने को ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद जो चैप्टर आएगा वो फ्रिक्शन ही होगा। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फिलहाल जो भी सवाल वगैरह अपन सॉल्व करेंगे वहाँ पे फ्रिक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड रहेगा कि वो गायब है नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर आएगा फ्रिक्शन के अंदर तो अपन इसके थियोरी को और वहाँ पे इन्हांस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल जो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर आपका कांटेक्ट फोर्स ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स आपका ख़त्म हो गया। तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको समझा देता हूँ। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे, रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहले आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। क्या पढ़ा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा।
और इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आपने एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल में आपने टेंशन पढ़ा है ना, टेंशन पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, स्प्रिंग पढ़ लिया, स्प्रिंग के बाद आपने क्या पढ़ा था, स्प्रिंग के बाद आपने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था, और कांटेक्ट खुद दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को अपन कहते हैं नॉर्मल फोर्स और दूसरे को अपन कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अभी तक आपने इतना पढ़ा है। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 कैटेगरीज के होते हैं। अभी आपने सिर्फ 2 फोर्स पढ़ा है और मेनली यही से अपना काम बन जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, फिजिक्स के अंदर फिलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स में जितना भी डिस्कशन किया वही मुद्दे की बात है, वही काम की बात है, लेकिन हमने स्टार्ट कर लिया है तो 3rd और 4th टाइप भी अपन खत्म कर लेते हैं। तो फटाफट अपन 3rd टाइप्स ऑफ फोर्स पे आते हैं फटाफट। तो 3rd टाइप्स ऑफ फोर्स है ये, और वो है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको अपन कूलम्बिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स है ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये बहुत लेटेस्ट यानी आप कह सकते हो कि बाद में आया है, क्यों आया है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एटम का, तो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, यानी P से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये आपके पास मज़ा नहीं आया, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, हाँ नहीं हट रहा है। फिर से बना लिया। मतलब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। किसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, एटम के न्यूक्लियस की बात करें, आपके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होता है। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर है। तो अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है उस काफ़ी कम वॉल्यूम में और अच्छा खासा स्टेबल होता है। बहुत कम ही न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव में यूज आते हैं। फिलहाल अगर अपन नॉर्मल किसी भी न्यूक्लियस की बात करें तो छोटे से स्पेस में, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पेस में न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होता है। अगर मैं कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करूं तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस ब्रेक हो जाना चाहिए था, न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं आप। आपने क्या लिया, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन के पास आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो ये प्रोटॉन जो होने चाहिए बिकॉज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बिकॉज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, वो क्या करना चाहिए, एक दूसरे को रिपल्शन करना चाहिए था। और रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था, ब्रेक कर जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बहुत सारा न्यूक्लियस। तो इस चीज़ को, इस एम्बिग्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने एक तीसरा टाइप ऑफ फोर्स को बनाया जिसको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच की अगर अपन बात करें तो डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें तो इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। डिस्टेंस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर यानी फेम्टोमीटर के आसपास हो जाता है। तो इतने कम डिस्टेंस पर कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्बिक रिपल्सन तो होता ही होता है, लेकिन इतने कम डिस्टेंस पर एक नया टाइप का फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। यानी प्रोटॉन में बिकॉज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये रिपेल करेगा। लेकिन अगर बहुत प्रोटॉन को इतने पास लेके चले जाएं सो दैट उनके बीच का डिस्टेंस इतना हो गया तो वो रिपल्सन के साथ साथ अट्रैक्शन भी करेगा, और जिस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट कर देगा, उसे कंपनसेट कर देगा। और ये जो फोर्स होता है वो चार्ज की वजह से नहीं आता, उसका कोई कॉज अभी भी उस पर रिसर्च चल ही रहा है। और वो न्यूट्रॉन पे भी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है।
ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस इतना कम हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में कि वहाँ पर एक नया टाइप का फोर्स जनरेट हो जाता है और उसी फोर्स को अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो फोर्स क्या करता है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। फिलहाल एज फार एज इस फोर्स की बात करें तो इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। इसके 3-4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि अपन पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक लाइन में लिख रहा हूँ, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। It is very strong attractive force between nucleons, that is proton and neutron, which is responsible for holding nucleus स्टेबल। न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए यही फोर्स जिम्मेदार है। और ये काफ़ी अभी हमारे लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने टाइप ऑफ फोर्स स्टार्ट कर लिया तो इसको भी कवर कर लेना चाहिए। तो ये रहा आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिलहाल इतना ही। मैकेनिक्स के अंदर इसका उतना काम नहीं रहता, अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाते नहीं, अपन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की ओर डील करते हैं ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने देखा है साइज 10⁹ मीटर से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये अभी फ़िलहाल अपने को पढ़ना नहीं है। और लास्ट जो टाइप्स ऑफ फोर्स है वो आपके पास है 4th नंबर, वो है वीक फोर्स, या सिंपली वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे सिर्फ वीक फोर्स कहते हैं। अब ये वीक फोर्स जो होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, इस पर जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस पर भी अभी भी बहुत रिसर्च चल रहा है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया मिल भी चुका है, कुछ आइडिया है। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कूलम्ब्स लॉ के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी इन जनरल ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दैट वी विल डिस्कस इन मॉडर्न फिजिक्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, या वीक फोर्स जो होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कमज़ोर फोर्स है, वीक फोर्स होता है। और इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, ये लेटेस्ट पाया गया। और ये फोर्स कहाँ पर होता है, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब जिससे मिलकर सब इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन के अंदर आपके पास क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स, मेसॉन, बोसॉन, ये सब क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसको अपन वीक फोर्स कहते हैं। यानी रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज वीक इंट्रैक्शन, it is weak interaction between elementary particles, elementary particles यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स के अंदर मेसॉन, बोसॉन वगैरह, दैट इज उसके बीच की बात कर रहे हैं अपन, पार्टिकल, एंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। यानी कि अगर अपन एक न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाते हैं। ये सब जो रिएक्शन होते हैं ये सब अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डील करेंगे। लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को वीक फोर्स कहते हैं। वो न्यूट्रॉन के अंदर भी होता है, प्रोटॉन के अंदर भी होता है, और इलेक्ट्रॉन तो खुद में एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, उसके अंदर कोई पार्टिकल अभी तक तो नहीं पाया गया। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, बोसॉन, मेसॉन, क्वार्क्स, इनके बीच जो खिचड़ी चलते रहती है
उन फोर्सेस को ही वीक फोर्सेस का नाम कहते हैं, और वो रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पर रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। सिलेबस के बाहर की बात है ये, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन था तो मैंने इस चीज़ को बता दिया। तो यहाँ पर आपके 4 टाइप के फोर्स कंप्लीट हो गए हैं। फटाफट रिकॉल कर लीजिए क्या क्या टाइप्स ऑफ फोर्स आपने पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। mg फोर्स याद रखिएगा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़े। टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स kx काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल नॉर्मल, फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपने सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर थोड़ा बहुत देखेंगे क्लास 12 के अंदर, फिलहाल कोई काम की बात नहीं है, करेंगे। और वीक तो अपने सिलेबस के अंदर है ही नहीं। तो आज अपन इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सबको भाई अभी नहीं जाते, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए भाई। चलिए बाय।